चैप्टर के बारे में जिस चैप्टर को तुमने, तुमने बिरयानी में इलायची की तरह इग्नोर किया, बट ये चैप्टर तो लेग पीस निकला। ओह सॉरी, तुम तो वेजिटेरियन हो, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, वेज बिरयानी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर सीरीज। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर फिजा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट हमारे बोर्ड्स के टॉपिक में पूरे 5 नंबर का वेटेज रखने वाला टॉपिक है, और ये भाई बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बायोलॉजी में सिर्फ 5 चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस के 9 नंबर तो तुम ला नहीं पाओगे, हेरिडिटी के 7 नंबर भी नहीं ला पाओगे, तो इसी को पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे भाई, इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में ही कवर करने वाले हैं। चलो भाई, वन शॉट में कवर करना है तो ज्यादा बकवासें और बात नहीं करनी है, हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में पढ़ना है। अब देखो, ये टॉपिक है आर एनवायरमेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत बेसिक सारी चीजें हैं कि एनवायरमेंट होता क्या है। अब भाई लोग बोलेंगे एनवायरमेंट क्या है, बच्चे दिखा देते हैं भाई ये एनवायरमेंट है। नहीं, एनवायरमेंट होता क्या है, एनवायरमेंट हमारे आसपास की चीजें, ठीक है, जो चीजें हमें सराउंड कर रही हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो। आप बैठे हो, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज योर एनवायरमेंट। मेरे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज माय एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखो भाई, एनवायरमेंट वर्ड आया कहां से, देख लेते हैं। एनवायरमेंट वर्ड एनवायरन से, एनवायरन का मतलब होता है भाई सराउंडिंग। सराउंडिंग, जो चीज हम लोगों को सराउंड करती है, ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो हमें सराउंड करके रखती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इंक्लूड्स इन द एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखो, जैसे कि भाई मैं बाहर गई, बाहर भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, तो वो मेरा एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, अब ऐसा कहते नहीं कि भाई ये इसका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ये गलत संगति में रह रहा है, ठीक है, या फिर इस स्कूल का एनवायरमेंट नहीं अच्छा है। एनवायरमेंट मतलब क्या, आसपास के लोग, ठीक है, आसपास की चीजें, आसपास के लोग, लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, चलो भाई बात करें हम लोग। अब देखो, एनवायरमेंट बात करने के बाद, अब एनवायरमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या होती है। अब इकोसिस्टम हमने पढ़ा एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, लेकिन इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज द सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, जहां पर नॉन लिविंग और लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और वो आपस में इंटरेक्ट करके अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। जैसे कि बात करें, अगर हम लोग फॉरेस्ट में जाएं, फॉरेस्ट में गए, ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारे छोटे एनिमल हैं, बहुत सारे बड़े एनिमल हैं, ठीक है, और बहुत सारे उससे भी बड़े एनिमल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पॉन्ड्स हैं, तो ये वहां का इकोसिस्टम है, वहां का इकोसिस्टम। अब भाई पॉन्ड है तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी एनिमल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, उसी पॉन्ड से पानी पी रहे होंगे, पेड़ को काट के खा रहे होंगे, मतलब उसका फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम कर रहे होंगे। एक बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा होगा। तो कैसे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करके अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, दैट इज द इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई इकोसिस्टम क्या है, यहां लिख लेते हैं, इट इज अ geographical area where living में क्या आता है भैया, लिविंग में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, हम लोग आते हैं, एंड नॉन लिविंग इंटरैक्ट करते हैं। किस लिए इंटरैक्ट करते हैं, टू मेक देयर लिविंग बेटर। चलो, अब एक वर्ड आता है इकोलॉजी। लॉजी जहां पे वर्ड सुनो, बायोलॉजी, बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो वैसे ही भाई लॉजी का मतलब स्टडी होता है, और इको का मतलब क्या होता है भाई, इकोलॉजी, इकोसिस्टम की स्टडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। ओके भाई, यहाँ पर वर्ड है ओइकोस,
ठीक है, जिसका मतलब होता है होम और लोगो का मतलब होता है स्टडी। अब देखो भाई इकोसिस्टम की स्टडी, तो जहां पर लोग रह रहे हैं या फिर एनिमल रह रहे हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लिविंग कंपोनेंट रह रहा है, उसके हैबिटेट की स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। समझ में आया? पेड़ पौधे जंगल में है, वहां की स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली भाई हैबिटेट एक ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर सब लोग हैं, उसकी स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। चलो, इकोलॉजी किसने टर्म दिया था भाई? इकोलॉजी वाज टर्म गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, इन 1868। यहाँ पर इस चैप्टर, ये पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो इस चैप्टर को याद रखना कि भाई यहाँ पर नाम, डेट और कुछ अभी लॉज बनाएंगे, उस लॉज को याद रखना। चलो भाई, अब कंपोनेंट, अब देखो भाई इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं। पहले कंपोनेंट पढ़ने से पहले टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम बेसिकली हम लोगों ने दो मेन टाइप में डिवाइड किया है, फिर उसको सब डिवाइड किया है। दो मेन टाइप क्या है भाई? इकोसिस्टम या तो नेचुरल हो सकता है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया ये नेचुरली बना हो सकता है, जैसे कि भाई हम लोग बात करें जंगल नेचुरली बना है, लेकिन कुछ होते हैं भाई आर्टिफिशियल जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब नेचुरल क्या होता है? नेचुरल जो खुद नेचुरली बना है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, फॉरेस्ट नेचुरली बना है। ठीक है, अगर बात करें ओशन का, तो ओशन भी नेचुरली बना है, वहां पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, नीचे कोरल्स हैं, फ्लावर्स हैं, फिशेस हैं, लार्ज फिशेस हैं। तो हमारा कैसा है? ओशन का इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग फॉरेस्ट की, तो वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली प्रेजेंट है, इसको हम लोगों ने बनाया नहीं है, ये नेचुरली प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी भाई? नेचुरल इकोसिस्टम में आएगी। आर्टिफिशियल जो हम लोगों ने बनाया है भाई, गार्डन हम लोगों ने भाई, अगर हम बात करें आसपास, हमारे आसपास हरियाली के लिए या फिर वेल मेंटेनेंस के लिए, हमारे वर्क के लिए हम लोगों ने छोटा सा गार्डन बनाया है, जहाँ गार्डन में हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, खुद से पेड़ लगाए हैं, वहां पर पहले थे नहीं, हम लोगों ने सीड्स वगैरह डाल के उस पेड़ को उगाया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करवाई हैं, बीच में एक छोटा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बनवाया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। चलो, अब देखो नेचुरल में दो चीजें आती हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बात करें, एक्वेटिक पानी वाली जीवन, ठीक है, पानी वाली लाइफ, तो एक्वेटिक जैसे कि ओशन हो गया, और जो नेचुरली प्रेजेंट जितनी भी चीजें हैं वाटर बॉडीज, तो जो उनमें चीजें हैं या फिर लाइफ जो चल रही है, वो वहां का इकोसिस्टम क्रिएट करेगी एक्वेटिक का। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे चलते हैं, जैसे कि भाई हमारे फॉरेस्ट वगैरह का एग्जाम्पल ले लो। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ग्रास लैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट। ये क्या है? ये हमारे ऐसे इकोसिस्टम है जो कि टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर चलने वाले जितने भी जानवर हैं या फिर जमीन पर ही हैं, ये टेरेस्ट्रियल ही हैं। ग्रासलैंड्स की बात करें, ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड होता है, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं ग्रेजिंग करने, ठीक है, ग्रास हॉपर्स होते हैं, तो ये वहां का इकोसिस्टम है। डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट है, नेचुरली प्रेजेंट है, वहां पर क्या है? वहां पर भाई थोड़े बहुत प्लांट्स हैं, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, वहां पर भी अपना एक इकोसिस्टम है, वहां पर भी छोटे छोटे मतलब रेप्टाइल्स वगैरह हैं जो आपस में एक दूसरे पे फीड करते हैं। ओके, देन फॉरेस्ट की बात करें, वो तो हम लोग को तो पता ही है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर होता है, मरीन वाटर होता है। चलो बात करें आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल में तीन चीजें आती हैं, क्रॉप फील्ड, गार्डन और एक्वेरियम। एक्वेरियम हम लोगों ने इसलिए बनाया है ताकि हम लोग को फील आए भाई कि यहाँ पर एक एक्वेटिक लाइफ है, या फिर अपने मजे के लिए बनाया है भाई, घर में एक्वेरियम बना के रखा है, वहां पर फिशेस हैं, लार्ज फिशेस हैं, बड़ी मतलब कुछ बड़ी फिश ऐसे नहीं है वेल डाल लिया, ठीक है, कुछ बड़ी फिशेज हैं, कुछ छोटी फिशेज हैं, ठीक है, तो वहां का इकोसिस्टम वो क्रिएट कर रही है, गार्डन अपने घर के आसपास बनाया है। चलो भाई बात करें कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें आती है एक इकोसिस्टम में, हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो एक इकोसिस्टम में बेसिकली प्राइमरीली हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक एबायोटिक बचपन में पढ़ा होगा, पता होगा कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जो नेचुरली प्रेजेंट लिविंग बीइंग्स हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट लिविंग थिंग्स है या लिविंग बीइंग्स है, दैट आर द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट आर द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक, बायो मतलब लाइफ होती है, याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट जो नेचुरली प्रेजेंट है भाई, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली प्रेजेंट होता है। एबायोटिक की बात करें, एबायोटिक ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग। अब ये मत सोचो भाई तुम्हारे आसपास टेबल चेयर रखी है तो ये एबायोटिक है, नहीं,
नेचुरली प्रेजेंट नॉन लिविंग भी, मतलब नेचुरली प्रेजेंट नॉन लिविंग चीजें। अब जैसे कि बात करें नेचुरली प्रेजेंट, हमारे आसपास हमारे देखो पानी, जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी वाटर नेचुरली प्रेजेंट है, लेकिन क्या है भाई, नॉन लिविंग है। तो ये क्या हुआ, एबायोटिक कंपोनेंट हुआ, ठीक है। सनलाइट हो गई, सॉइल हो गया, तो ये सब क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है लेकिन नॉन लिविंग है, तो दे आर द एबायोटिक कंपोनेंट। याद रखना एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, डेफिक फैक्टर्स आते हैं। क्लाइमेटिक, अब एबायोटिक में क्लाइमेटिक फैक्टर रेन हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गई, ठीक है, यही सारी चीजें दिए हैं, लाइट, विंड, टेम्परेचर। एडिफिक फैक्टर्स में सॉइल आ गया, पीएच आ गया, मिनरल आ गया, टोपोग्राफी। ओके, अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा बायोटिक फैक्टर है। ये बायोटिक फैक्टर होता क्या है, बायोटिक फैक्टर में 3 चीजें आती है, प्रोड्यूसर, कंपोजर, डीकंपोजर। क्या मैम आप बच्चों वाली चीजें बता रही हैं? नहीं बेटा, आर इन्वायरमेंट पूरा ऐसा टॉपिक है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, लेकिन इन चीजों की डिटेल में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में कौन सा टॉपिक क्या घुमा के पूछ लिया जाए आपको नहीं पता। चलो बात करें प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं हमें पता है, प्रोड्यूसर जो कि अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि हम लोग का सीधे जो जाता है भाई, सीधे जिसका एग्जांपल जाता है वो है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे आर प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन, दे आर प्रोड्यूसर। याद रखना दे ऑलवेज आर प्रोड्यूसर, और उनको क्या बोला गया है, ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। देन आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, जो प्रोड्यूसर से अपना खाना कंज्यूम करते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं भाई, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं ना, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स क्या है, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। और ये डीकंपोजर्स क्या होते हैं, तो डीकंपोजर्स बेसिकली आर द ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करके अपना न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, ठीक है। बेसिकली दे आर सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था भाई, फंजाई का एग्जांपल लिया था, मशरूम का एग्जांपल लिया था कि वो क्या कर रही थी, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से अपना खाना कंज्यूम कर रही थी। तो बेसिकली दे आर द ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना कंज्यूम करते हैं। चलो अब देखो भाई, कंज्यूमर में बहुत सारे लेवल्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी है क्या भाई, इसको ध्यान से सुन लो। देखो फूड चेन की हेल्प से अच्छे से जानेंगे, बट इसको थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पे समझ लो। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर को सबसे पहले खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, ठीक है। और जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर है वो किसको खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को, ठीक है। और टर्शरी किसको, क्वाटरनरी किसको खाएंगे, टर्शरी को। तो ऐसे कंज्यूमर्स की चेन को हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। प्राइमरी से स्टार्ट होती है जो प्रोड्यूसर्स को खाती है, देन सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। चलो भाई इसको फूड चेन की हेल्प से अच्छे से समझते हैं, ये हमारी प्यारी सी फूड चेन। अब देखो भाई, प्रोड्यूसर हमें पता है, यहाँ पे से कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। हमें पता है प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स। अब देखो, अब कि इस प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, तो ग्रास हॉपर क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर पे पहले किसने फीड किया, प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला इज नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर को भाई करके किसने फीड किया, फ्रॉग ने फीड किया, तो फ्रॉग क्या हुआ भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब फ्रॉग भाई बड़ा अच्छे से जा रहा था, ग्रास हॉपर अरे वाह भाई डिनर हो गया। अब रात में दिखा उसको एक सांप, ठीक है। अब भाई सांप से बचता हुआ भाग रहा है, बट सांप ने अनफॉर्चुनेटली उसको खा लिया। अपना डिनर सांप ने भी कर लिया, स्नेक ने कर लिया, तो स्नेक क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर और खाने वाला टर्शरी कंज्यूमर। तो स्नेक क्या हुआ, टर्शरी कंज्यूमर। अब स्नेक भी भाई बढ़िया से डिनर करते हुए जा रहा था, ठीक है। फिर सुबह हो गई, सुबह के ब्रेकफास्ट की तलाश में निकला, देन उसको किसने खा लिया भाई, एक हॉक ने खा लिया, ठीक है। तो भाई ये मजे से इसकी जिंदगी चल रही थी टर्शरी कंज्यूमर की। टर्शरी कंज्यूमर को फाइनल कंज्यूमर या फिर बोल सकते हैं भाई क्वाटरनरी कंज्यूमर ने खा लिया।
तो क्वाटरनरी कंज्यूमर क्या हुआ भाई, हमारा हॉक हुआ। अब देखो, अब क्वाटरनरी कंज्यूमर का क्या होगा, क्वाटरनरी कंज्यूमर बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। क्वाटरनरी कंज्यूमर ही नहीं, ये ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं हॉक पूरा स्नेक खा जाएगा, मर जाएगा, हॉक के हाथ तो लगे ही नहीं, अपनी मौत मर गया, ठीक है। ये तो हर चीज पे, फूड चेन की हर ऑर्गेनिज्म पर कौन फीड करते हैं, फाइनल कंज्यूमर बोलते हैं इसको डीकंपोजर, ठीक है। डीकंपोजर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल या फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर पे फीड करेंगे। हॉक मर गया, डेड हो गया, अब डेड पे कुछ ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक होंगे, फीड करेंगे और अपना खाना उसी कंज्यूमर से लेंगे, उसी डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे, ठीक है। मरा हुआ खाना खाते हैं, ये काफी गंदे होते हैं। चलो ठीक है, फिर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, डेड डिकेइंग, उसको खा लेते हैं, ठीक है, वहां से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो समझ में आया, डीकंपोजर प्रोड्यूसर से चेन स्टार्ट होती है, डीकंपोजर पे एंड होती है। चलो, अब फूड चेन इतनी ही बड़ी क्यों होती है, ऑल बड़ी क्यों नहीं होती? तो बेटा अगर फूड चेन और बड़ी हो जाएगी तो देखो भाई, प्रोड्यूसर जो प्राइमरी कंज्यूमर है प्रोड्यूसर से एनर्जी ले रहा है, अब जितनी एनर्जी इसके पास पहुंचेगी इससे कम ही पहुंचेगी, देन सेकेंडरी कंज्यूमर के पास भी थोड़ी एनर्जी, तो यहाँ तक जाते ही वो एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता जाता है, और यहाँ तो बिल्कुल डाउन। और अगर ये चेन बड़ी हो जाएगी तो एनर्जी ठीक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। आखिरी तक जाते जाते उसको खाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, वो मर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा है, एक जरूरी सवाल, क्या व्हाट लेवल वुड बी ह्यूमन इन द फूड चेन, ह्यूमन का लेवल क्या है फूड चेन में? ये सबसे जरूरी सवाल है, सारे देश की जनता पूछती है कि भाई फूड चेन में ह्यूमन का लेवल क्या होगा, क्या ह्यूमन प्राइमरी कंज्यूमर होगा, क्या सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, क्या टर्शरी, क्या क्वाटरनरी, क्या डीकंपोजर? नहीं, हम तो नहीं है भाई, तुम अपना देख लो। चलो प्रोड्यूस, अब बात करें इस सवाल के जवाब की, तो इस सवाल का जवाब कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है, ऐसा नहीं हम एक शब्द में आंसर देते। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एक शब्द में दिया ही नहीं जा सकता, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब देखो, बड़ी लॉजिकल सी बात है, पता है तुम लोग इलॉजिकल हो, लेकिन बड़ी लॉजिकल सी बात है कि हम लोग कभी डिसाइड कर ही नहीं सकते, ऐसे जनरल वे में बोल ही नहीं सकते कि भाई ह्यूमन बीइंग का लेवल क्या है फूड चेन में। अब देखो, अब जैसे कि तुम वेजिटेरियन हो, ठीक है, तुम क्या खाते हो, सिर्फ पौधे, प्लांट, घास और फूस, मतलब कि भाई हरी हरी सब्जियां जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो तुम क्या हुए, सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां खाने वाले, और मतलब जो प्रोड्यूसर से अपना फूड गेन करते हैं, वेजिटेरियन लोगों की बात करें तो वो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो प्राइमरी कंज्यूमर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वो सीधे सीधे किसको फीड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को फीड कर रहे हैं, तो दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन अगर बात करें मेरी, तो अगर इस घास फूस को या फिर प्लांट को किसने खाया, एक बकरे ने खाया, फिर बकरी ने खाया, ठीक है, किसी मटन ने खाया, फिर मटन को हमने खाया, ठीक है। अब भाई मटन क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, अब मटन को हमने खाया तो हम क्या हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पर भी ह्यूमन प्राइमरी कंज्यूमर था, यहाँ पर ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर था। अब सपोज करो कोई चाइनीज, मैं मान लूं, मैं तो नहीं हूं बेटा, मतलब मान लो चाइना के लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, तो इसीलिए हम बात करें चाइनीज की, ठीक है। तो भाई कोई चाइना का व्यक्ति है, चाइना का व्यक्ति ने क्या करा भाई, जैसे कि भाई यहाँ पर ग्रास हॉपर, अब ग्रास हॉपर भी कंज्यूम कर लेगा तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। अब सपोज करो सेकेंडरी कंज्यूमर पे ये आया फ्रॉग को किसी चाइना के व्यक्ति ने खा लिया तो वो क्या हुआ भाई, टर्शरी कंज्यूमर हो। अब चाइना के लोग कुछ भी खा सकते हैं, सांप को खा लिया तो सांप क्या हुए, वो ह्यूमन बीइंग क्या हुए, टर्शरी और फाइनल कंज्यूमर, मतलब क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ह्यूमन का जो लेवल है, मतलब यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी डीकंपोजर्स नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का लेवल डिसाइड नहीं होता, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ठीक है। उस पे डिटरमाइन करता है कि भाई उसका लेवल फूड चेन में क्या होगा, ठीक है। तो आंसर इज नॉट स्पेसिफिक, याद रखना इस बात को, क्वेश्चन आए तो बना के लिख देना।
चलो बना के कैसे लिखोगे भाई, कि कोई भी लेवल स्पेसिफिक नहीं होता है, और ये भी एक्सप्लेन कर देना जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो प्रोड्यूसर खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है तो वो सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है तो वो टर्शरी कंज्यूमर हुआ, और टर्शरी कंज्यूमर को भी वो खा ले रहा है, सपोज करो भाई बड़ा आदमखोर इंसान है, तो वो क्या हुआ वो हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर हुआ। चलो और एक जरूरी बात भी थी कि भाई हर इकोसिस्टम का अपना ही फूड चेन होता है। इकोसिस्टम क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो भाई अगर बात करें ज्योग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट मान ले, ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में ट्रीज है, डियर है, और डियर नहीं, वैसे वाले डियर नहीं, ये डियर है और ये लायन है। डियर ने क्या खाया, ट्री को या फिर प्लांट को खाया, और इस प्यारी से डियर को लायन ने खा लिया। तो ये क्या हुआ, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट की ये फूड चेन, ठीक है। देन बात करें भाई हम गार्डन की बात करें, ये गार्डन है, ठीक है, दिल गार्डन हो गया। यहाँ सुंदर सा फूल था, फूल पर किसने फीड किया, उसका नेक्टर सक करने के लिए फ्लाइज ने, ठीक है। फ्लाइज भाई ये बड़े आराम से तितली बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में उड़ रही थी। देन इसने जवान निकाल के फ्रॉग ने उसको खा लिया, बड़ा ही दुष्ट है। अब ये जा रहा था प्यार से टहलता हुआ, इसने देख लिया स्नेक ने, इसने इसको खा लिया, और स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो ये क्या हुआ, गार्डन का इकोसिस्टम हुआ, ठीक है, गार्डन के इकोसिस्टम की फूड चेन। चलो भाई अब बात करें मरीन लाइफ, ये क्या है भैया, ओशन की बात करें, ठीक है। ओशन में होते हैं कोरल्स, कुछ प्लांट्स नीचे जो प्रेजेंट होते हैं, उस प्लांट में स्मॉल फिशेस ने फीड किया, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस ने फीड किया, अब लार्ज फिशेस को फाइनली बर्ड ने फीड किया। तो हर इकोसिस्टम की अपनी अलग फूड चेन होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फूड वेब। अब भाई ये फूड वेब क्या होता है, ठीक है भाई, हमने तो भाई वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा था, ये फूड वेब क्या होता है। तो भाई फूड वेब याद रखो, फूड चेन। अब फूड चेन क्या है, फूड चेन तो एक लीनियर चेन है, तो चलती आ रही है, लेकिन बहुत सारी फूड चेन जब मिलती हैं, द इंटरेक्शंस ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, ठीक है। जब फूड चेन आपस में मिलती हैं, बहुत सारी फूड चेन कंबाइन होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फूड वेब कहलाती है। अब देखो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये प्लांट को सिर्फ ये बकरा चाचा ही खा सकते हैं, ठीक है। अब ये बकरी को हक मतलब बकरी पे ही राइट नहीं है कि वो खा सकता है, इसके पापा ने नहीं उगाया है। ये प्लांट कोई भी खा सकता है, ये प्लांट रैट खा सकता है, रैबिट खा सकता है, कोई भी खा सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये स्टेट करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका इंटरेक्शन दूसरे भी अदर ऑर्गेनिज्म से होता है। ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम में एक जैसे कि प्रोड्यूसर है तो उसको सिर्फ बकरी ही खाएगी, नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म या फिर हर एक चीज का, चाहे वो लिविंग हो, मतलब अगर लिविंग हो तो उसका इंटरेक्शन मल्टीपल चीजों से होता है या फिर मल्टीपल बीइंग से होता है। चलो भाई इसको ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकता है, ये भी। अब ये रैबिट है, रैबिट ऐसा नहीं है वाइल्ड कैट कहेगी हम ही खा सकते हैं, फॉक्स भी खा सकते हैं, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है, ठीक है। चूहे को ना ही सिर्फ स्नेक खा सकता है, कोई भी खा सकता है। वाइल्ड कैट तो कुछ भी खा सकती है भाई, मतलब उसका नाम ही है वाइल्ड कैट। आई डोंट लाइक कैट्स। चलो फूड वेब समझ में आई भाई, ये इंटरेक्शन है और ये यही स्टेट करना चाहता है कि भाई एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म दूसरे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं और उस पर डिपेंड रहते हैं। तो भाई अब हम लोग को पढ़ना है ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ये वो लेवल है जिसको पढ़ने के बाद सबके लेवल निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, ठीक है। तो भाई ट्रॉफिक लेवल है क्या, देखो हम लोगों ने फूड चेन में पढ़ा था, प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्वाटरनरी, फाइनली डिकम्पोजर, ठीक है। तो भाई अब हम लोगों ने ट्रॉफिक लेवल में उन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी को लेवल दिया है, किस बेसिस पर, उनकी एनर्जी के बेसिस पर। देखो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो भाई जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उनके पास क्या होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। देन एनर्जी किस में जाएगी, प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो एनर्जी जाएगी डेफिनेटली वो उससे कम होगी। देन ऐसे ही क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर के साथ होगा। तो भाई एनर्जी का लेवल कम हो रहा है, तो ट्रॉफिक
ट्रॉफिक लेवल में हम लोगों ने उनको एनर्जी के लेवल के बेसिस पर डिवाइड किया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सबसे बेस पर प्रोड्यूसर्स, तो इनकी एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा है, तो इनको मिला है T1, ठीक है, इनको क्या मिला है भाई, कौन सा लेवल मिला है, ट्रॉफिक लेवल 1। ओके, देन बात करें ट्रॉफिक लेवल 2 की, तो ये कौन है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर है T2, देन सेकेंडरी कंज्यूमर T3, देन टर्शरी कंज्यूमर T4, और ऐसे ही सो ऑन। ओके, तो भाई ये ट्रॉफिक लेवल किस बेसिस पर बनाए गए हैं, एनर्जी लेवल के बेसिस पर बनाए गए हैं। इतनी बात समझ में आई, चलो भाई इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, और ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने फूड चेन पढ़ ली, फूड वेब पढ़ ली, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, आएगा तो कैसे लिखोगे, हमें समझ में तो आ गया। तो देखो भाई यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक, फूड चेन क्या है, फूड चेन हमारी एक लीनियर चेन है। लीनियर चेन मतलब कि भाई अगर बात करें प्रोड्यूसर्स, दे आर डेफिनेटली ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको किसने खाया, सपोज करो डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो एक लीनियर चेन बनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक लीनियर चेन है। लेकिन फूड वेब की बात करें तो फूड वेब फूड चेन से कैसे डिफरेंस है, यहां पर फूड वेब क्या है, एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, ठीक है भाई। अगर बात करें हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने अभी डियर का एग्जांपल लिया, तो डियर को सिर्फ लायन नहीं खा सकता, डियर को कोई भी खा सकता है, कोई भी वाइल्ड एनिमल खा सकता है, वाइल्ड कैट खा सकती है, कोई भी बड़ा एनिमल खा सकता है, ठीक है। तो कोई स्पेसिफाई नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को वही स्पेसिफिक दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो ये क्या हो जाती है, ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, ठीक है, इंटरलिंक्ड फूड चेन है, जहां पर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई और भी खा सकता है, प्रोड्यूसर्स को ना सिर्फ ग्रास हॉपर हमारे गोट भी खा सकती है, रैबिट भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, फूड चेन एक लीनियर चेन है, लेकिन फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन है। चलो इतना डिफरेंस समझ में आया। फूड चेन देखो यहाँ पर लिखा भी है, द लीनियर पाथवे शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक लीनियर पाथवे है जो हमें बता रही है भाई एनर्जी किस से लेकर किसके पास तक फ्लो हो रही है। अगर बात करें फूड वेब की, तो फूड वेब क्या है भाई, एक मल्टीपल नेटवर्क है जो बता रहे हैं एनर्जी कहां से कहां तक जा रही है, ठीक है भाई, एक बहुत उलझा हुआ कॉइल्ड सा नेटवर्क है जो बता रहे हैं एनर्जी कहां से कहां तक जा रही है। इतना समझ में आया। चलो भाई अगर बात करें फूड चेन की, तो फूड चेन हमें पता है कि भाई अगर हायर ट्रॉफिक लेवल से हम लोग नीचे जाते हैं तो एनर्जी हमें वहां से मिलती है। अगर बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी कहां से मिल रही है, प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी कहां से मिल रही है, प्रोड्यूसर से मिल रही है। तो ट्रॉफिक लेवल के हम लोग नीचे चले जाते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि भाई एनर्जी कहां से कहां तक ट्रांसफर हुई है। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है, ठीक है, जो भाई हायर ट्रॉफिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कहां से एनर्जी ले सकते हैं, वो कहीं से एनर्जी भी ले सकते हैं, वो अपने से हायर से भी ले सकते हैं, वो अपने से लोअर से भी ले सकते हैं। तो दिस इज फूड चेन। लेकिन फूड वेब लेकिन फूड चेन में क्या है, फूड चेन में यही है कि भाई अगर लोअर ट्रॉफिक लेवल है तो वो अपने से हायर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी लेगा, ठीक है, T2 T3 से एनर्जी नहीं लेगा, T2 T1 से ही एनर्जी लेगा। इतनी बात क्लियर है। ये दो डिफरेंस याद करके चले जाना भाई, मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं 10% लॉ। अब ये 10% लॉ किसने दिया था भाई, 10% लॉ, इनका नाम याद रखो भाई, नाम याद रखो, रीमन लिंडमैन, ठीक है, लिख लो भाई, मैं भी लिख रही हूं, तुम भी लिख लो। रीमन लिंडमैन ने दिया था भाई 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या है भाई, बायो में लॉ की बात क्यों कर रही हैं आप, तो बायो में लॉ की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी एनर्जी जिस तरीके से ट्रांसफर, अब आप मम्मी कहती हैं आपको खाना खाओ एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो आपके अंदर एनर्जी आ रही है, उसका कितने परसेंट आ रही भाई, आप जैसे कि आप वेजिटेरियन हो, ठीक है भाई, आप वेजिटेरियन हो, आपने खाई ग्रीन सब्जी, ठीक है, पालक खाया, पालक पनीर, सपोज करो भाई पालक पनीर खाया, ठीक है, सॉर्ट ऑफ हेल्दी एंड टेस्टी, तो पालक पनीर खाया, तो आपको क्या पता कि भाई कितनी एनर्जी पालक पनीर में थी, कितनी एनर्जी आप में आ रही है, ठीक है, वो कैसी आ रही है। या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, डियर को लायन ने खाया, तो डियर से लायन में जो एनर्जी आ रही है वो कितनी % आ रही है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रीमन लिंडमैन ने इसको असॉर्ट करके बताया है कि भाई कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो याद रखो रीमन लिंडमैन ने यही बताया है कि जब हम अपने से हायर ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो हमेशा 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
जैसे कि भाई प्रोड्यूसर को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रीन प्लांट है कोई, ठीक है, ग्रास है, ग्रास को किसने फीड किया, ग्रास हॉपर ने। तो ग्रास में जितनी भी एनर्जी थी, ठीक है, ग्रास हॉपर में उसका सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा। अब 10% क्यों ट्रांसफर होगा, बाकी 90% कहाँ गया मैम, तो बाकी 90% उसके लाइफ प्रोसेसेस में गया, ठीक है। लाइफ प्रोसेस मतलब कि भाई अब ग्रास है, ग्रास अपने लाइफ प्रोसेसेस करेगा भाई, उसके पास भी भाई जाइलम फ्लोएम है, वो अपना फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसलोकेशन करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, ठीक है, बेसिक और भी काम है। अगर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया तो उस ग्रास हॉपर से फ्रॉग में भी 10% एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, बाकी 90% ग्रास हॉपर के लाइफ प्रोसेसेस में गया। तो लाइफ प्रोसेसेस में जाता है और हीट के फॉर्म में जाता है, ठीक है, तो हीट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है या तो लाइफ प्रोसेसेस में उसका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो भाई 10% ही एनर्जी किसी भी, अगर हायर ट्रॉपिक से हम लोग बात करें, अगर हायर ट्रॉपिक लेवल वाले को कोई लोअर ट्रॉपिक लेवल वाला खाता है तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, याद रहेगा। चलो इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, करके देख लेते हैं। सपोज करो भाई प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है, इसके पास कितना थी, 30,000 जूल एनर्जी थी इसके पास, ठीक है, 30,000 जूल एनर्जी थी। अब 30,000 जूल एनर्जी है तो क्वेश्चन है कि भाई जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके पास कितनी लेवल की एनर्जी पहुंची, कितने % की एनर्जी पहुंची, ठीक है। बेसिकली आपसे यही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर 10% लॉ से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको आर एनवायरमेंट से, ठीक है। तो याद रखना, तो 30,000 जूल एनर्जी इसके पास थी प्रोड्यूसर के पास। अब हमें निकालना है सेकेंडरी कंज्यूमर तक कितनी एनर्जी पहुंची। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, रेमंड लिंडमैन लिख लिया है, इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब बात करें भाई, ये तो हमारा T1 था, अब T2 तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी, 30,000 का 10% मतलब कि भाई 3,000 जूल, ठीक है। और हमें निकालनी है किसकी, T3 की, T3 मतलब के सेकेंडरी कंज्यूमर की। तो सेकेंडरी कंज्यूमर तक कितनी एनर्जी पहुंची भाई, 300 जूल एनर्जी पहुंची। यहाँ पर हमें मिल गया आंसर। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको कुछ डिजिट दी जाएगी, कुछ परसेंटेज दे दी जाएगी कि भाई कितने % एनर्जी आप पता लगाओ कि अगर सेकेंडरी कंज्यूमर पर इतनी एनर्जी है तो क्वाटरनरी कंज्यूमर पे कितनी एनर्जी पहुंचेगी जब वो कंज्यूम करेगा बाकी सबको, ठीक है। तो आप 10% लॉ की हेल्प से, जो रेमंड लिंडमैन ने दिया है उसकी हेल्प से आप इसका पता लगा सकते हो। दैट इज वेरी इजी भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक और भी भाई नेक्स्ट हमें जो चीज पढ़नी है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। अभी बायोमैग्निफिकेशन है क्या, बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, हम जो भी चीज खाते हैं, सपोज करो भाई हमने कोई ग्रीन सब्जी खाई, ठीक है भाई, कोई प्रोड्यूसर खाया ग्रीन सब्जी खाई, ठीक है, उसमें क्या, उसको जब उगाने के टाइम उसमें क्या डाला गया, उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाले गए, हाँ कि ना भाई। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसके लिए बहुत जरूरी है भाई, पेस्ट से इंसेक्ट से सिक्योर करने के लिए, तो उनमें डाले गया। वो कंटेन करते हैं कुछ केमिकल, कुछ टॉक्सिन जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हमने उसको कंज्यूम किया। अब हमें जो कोई कंज्यूम करेगा तो जो उसका कंसंट्रेशन हमारे में एक्यूमुलेट हुआ था, वो जो हमें जो कंज्यूम करेगा उसमें उसका कंसंट्रेशन और ज्यादा होगा। सपोज करो ग्रीन सब्जी है, उसको मटन ने खाया, मटन मतलब गोट ने खाया, बकरी ने खाया, ठीक है। अब बकरी ने खाया, बकरी में उसका टॉक्सिक लेवल या फिर टॉक्सिन लेवल बढ़ा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा। ये एनर्जी लेवल नहीं है जो 10% डाउन होता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ेगा। अब ये एनर्जी लेवल बढ़ा, देन अगर बात करें हम लोग गोट को या फिर मटन को किसने खाया भाई, शेर ने खा लिया, लायन ने खा लिया। अब लायन में जो टॉक्सिक लेवल था बकरी के अंदर उसको खाया तो वो लेवल क्या हुआ, बढ़ता चला गया, वो टॉक्सिक लेवल क्या हुआ, बढ़ता चला गया। दैट इज गिवन इन द मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। तो ये लेवल अगर हम लोग फूड चेन में देखें तो फूड चेन में प्रोड्यूसर के पास जो टॉक्सिसिटी थी वो प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी तो वो बढ़ेगी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो ऐसे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में वही समझाया गया है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है भाई। बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा
टॉक्सिक केमिकल्स और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है जैसे वो फूड चेन में पास होते जाते हैं। ठीक है, जैसे फूड चेन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है वैसे ही टॉक्सिन मेटल्स हैं या फिर टॉक्सिन सब्सटेंस है उनका जो कंसंट्रेशन होता है ये बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है, ये बढ़ता चला जाता है। अब एक याद रखना, एक टॉक्सिन केमिकल है दैट इज DDT। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म याद रखो भाई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, लिख लो। ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन। चलो ये DDT का फुल फॉर्म है भाई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो भाई ये ऐसा केमिकल है जो हमारे अंदर कंटेमिनेटेड फूड से आता है। ठीक है, ये भाई सारे ऑर्गेनिज्म और एज वेल एज ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफर हो सकता है और इसका कंसंट्रेशन अगर हम लोग फूड चेन में अब जाते जाएं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, तो ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को अलग ही लेवल में बात करनी है। हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट के बारे में। अब भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे? इन्वायरमेंट के बारे में। अब हमारे इन्वायरमेंट को एक बात बताओ कि किससे खतरा है, मतलब किससे सबसे ज्यादा खतरा है? तो भाई हमें या फिर हमारे इन्वायरमेंट को जिस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है वो है ह्यूमन बीइंग। यस, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सारे ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट के दुश्मन हैं, बट हम लोग जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। अब भाई हम लोग को अर्थ ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, हमें इन्वायरमेंट से बहुत सारे रिसोर्सेज मिले हैं और अबंडेंट फॉर्म में मिले हैं। एयर की बात करें, वाटर की बात करें, ठीक है, एनर्जी की बात करें, सब हमें बहुत ज़्यादा ही अबंडेंट फॉर्म में मिला है। ठीक है, अबंडेंट अमाउंट में मिला है, लेकिन हम उसका सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर यूटिलाइजिंग इट इन अ बैड मैनर। जैसे कि बात करें भाई, अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर इज पोल्यूटेड। आपने ये वर्ड सुना होगा, हर न्यूज़ में आता है कि भाई हमारे एयर की क्वालिटी नहीं अच्छी है। हमारे अर्थ में तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले से एयर की क्वालिटी नहीं अच्छी थी। किसकी वजह से? ह्यूमन बीइंग की वजह से। भाई इतने सारे केमिकल्स हैं, इतने सारे हार्मफुल चीज़ें हैं हम लोग अर्थ में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। किसके बेनिफिट के लिए? हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, हम लोग एक सस्टेन मैनर में काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोग सारे लोग नहीं, जो लोग ये इंडस्ट्रियल फील्ड में काम करते हैं वो सस्टेन वे में काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट, अपना मतलब बजट बनाने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए वो हमेशा क्या काम करते हैं भाई? इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे लेकिन हमारा अपना काम होता रहे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें दो इन्वायरमेंटल इशू पढ़ने हैं। पहला है ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो कि हमारी वजह से हो रहा है। दूसरा है भाई हमारे सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉलिड वेस्ट और उनका डिस्पोजल, जो हम लोग ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। अब बात करें ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होती क्या है भाई? हम लोगों ने 7th क्लास में, 6th क्लास में एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स पढ़ी हैं। ठीक है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी एक ओजोन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब ये ओजोनल लेयर क्या है भाई? ये हमें अर्थ में आने वाली सन से आने वाली यूवी रेस से बचाती है। अब यूवी रेस क्या है भाई? अल्ट्रावायलेट रेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब डिप्लीशन वर्ड का मतलब क्या है? धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है? हमारी वजह से हो रही है। हमारी वजह से कैसे हो रही है भाई? कॉजेज ऑफ डिप्लीशन क्या है भाई? पहला कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC का नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस है, कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर सबके घर में है। ठीक है, एक नहीं है, दो हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द अगर बात करें भाई। ठीक है भाई, ऐसा नहीं किसी के पास एक भी नहीं है, अगर एक है तो भाई दो हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर सारे रूम में लगे हैं। ठीक है, सॉल्वेंट्स, डाई क्लीनिंग एजेंट, भाई इसका यूज अबंडेंट अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, हेलोन्स, अगर बात करें भाई
फायर एक्सटिंग्विशर्स में होते हैं ये, ठीक है भाई, जहाँ पर भी आग लगती है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ होता है और वहाँ से ही ये रिलीज होती हैं। ये भी हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी एक्सटिंग्विशर से निकल रहे हैं, सॉल्वेंट से निकल रहे हैं। मेथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये एडिसिव्स में होते हैं, एरोसोल्स में होते हैं। हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स ये कहाँ से निकल रहे हैं भाई, एयर कंडीशनर जो आपके सारे रूम में लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तो भाई हम ह्यूमन ने अपने लिए जुगाड़ ढूंढ लिया है कि भाई अगर हमें गर्मी लगेगी तो हम एयर कंडीशनर का यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, अगर हमें ठंडा पानी चाहिए तो हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कितना हार्म हो रहा है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमें यूवी रेस से बचाने के लिए, ठीक है। अब यूवी रेस हमारे ऊपर जब पड़ती है या फिर अर्थ के लोगों को क्या क्या हार्म पहुंचाती है इसके बारे में देख लेते हैं भाई। अगर ओजोन लेयर पूरी तरीके से डिप्लीट हो गई या फिर डिप्लीशन हो ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो क्या असर पड़ रहा है, सीरियस हेल्थ इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ लोग फेस कर रहे हैं जैसे कि स्किन डिसीजेस, ठीक है भाई, बहुत सिवियर स्किन डिसीजेस, कैंसर्स हो सकते हैं, सनबर्न हो सकता है, कैटरैक्ट मतलब कि मोतियाबिंद हो सकता है भाई, ठीक है। बहुत सारे एजिंग मतलब कि भाई लोग जल्दी बूढ़े होंगे, ओके, और इम्यून भी वीक कर सकता है, ठीक है। तो भाई ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गई, जो कि धीरे धीरे हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हमें और हमारी लाइफ स्पैन को कम कर सकती हैं। तो हमारी लाइफ स्पैन ना कम हो इसके लिए हम लोग भाई इस गैसेस की जगह कुछ सस्टेनेबल, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन वी आर नॉट डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमें ऐसे मेथड यूज करने पड़ेंगे, हमने अल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारे अर्थ को नुकसान ना पहुंचे। चलो अब एक टॉपिक लास्ट हमारा बचा है। अब भाई एक और प्रॉब्लम है जो कि है सॉलिड वेस्ट और उनका डिस्पोजल। अब देखो भाई हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट मतलब कि भाई हमारे घर में अगर बात करें, हमारे किचन से कूड़ा निकलता है, हमारे घर से कूड़ा निकलता है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसका डिस्पोजल सही से नहीं करेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्म कर सकता है। बगल वाली आंटी को देखो, बगल वाली आंटी क्या करती हैं भाई, किचन का कूड़ा, ठीक है, झाड़ू लगाया उसका कूड़ा ऐसे पैकेट में लपेट के, ठीक है, पॉलिथीन में ऐसे बांध के चुप्पे से रात में 11-12 बजे के करीब बालकनी से ऐसे फेंकती हैं, चुप, ठीक है। वो सोचती है भाई सुबह झाड़ू वाला आएगा उसको उठा के ले जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई कूड़ा अलग अलग फेंकना चाहिए। देखो भाई दो तरीके के वेस्ट होते हैं, ठीक है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ये हमारे, अगर वेस्ट की बात करें तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता हमें। जैसे कि बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारे किचन के जैसे कि कुछ फ्रूट के छिलके हो गए, ठीक है, पील्स हो गई हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स की, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और उसका ऑर्गेनिक चीज़ें मेन्योर्स वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह बना सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, ये कभी डिग्रेड नहीं होता, ये कभी इन्वायरमेंट से ख़त्म नहीं होता, ठीक है, और इसको ना हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे वेस्ट जिसको हम लोग दोबारा से यूटिलाइज ना कर सके, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो, जो कभी खत्म ना हो सके, अब उसका एक्यूमुलेशन बार बार होता रहेगा, तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि भाई वो वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे एनवायरनमेंट को जो वो छोटे में नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब कम क्वांटिटी में नुकसान पहुंचा रहा है, अब वो ज़्यादा क्वांटिटी में नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो भाई हमेशा याद रखो कि भाई जब वेस्ट का डिस्पोजल किया जाए तो अलग अलग किया जाए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अलग, लाइक पेपर, वेजिटेबल, किचन के वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे प्लास्टिक हो गए, मेटल्स हो गए, बैटरीज हो गई, ध्यान रखें भाई ये कूड़े में डालें और ये कबाड़ वाले को दें, ठीक है भाई, कबाड़ वाले सबके गली मोहल्ले में आते हैं। तो भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग ही फेंका जाए। अब आप क्या होता है भाई, आप सारे वेस्ट को डाल देते हो कूड़े में, ठीक है, अब भाई वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें जाती हैं, अब वो चीज़ें यूज़ भी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि भाई वो इतने सारे कूड़े को अलग अलग तो करेंगे नहीं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट और हम साथ में मिलकर ऐसी पॉलिसी को यूटिलाइज करें जो हमारे लिए बनाई गई है कि भाई
जो ग्रीन, अब देखो डस्टबिन भी ऐसे आने लगे ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। ब्लैक डस्टबिन में ऐसे सामान डालो, प्लास्टिक डालो, मेटल्स डालो, बैटरीज डालो, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और ग्रीन में जितनी चीज़ डिग्रेड हो सकती हैं उनको डालो। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी ईजी होगा और आपके लिए ईजी होगा। अब देखो इन्वायरमेंट इश्यूज को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम अगर हम उठाएंगे तभी इन्वायरमेंट अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरों को दोष देते रहेंगे कि गंगा का पानी अशुद्ध हो रहा है, मतलब गंगा का पानी गंदा हो रहा है, ठीक है, लोगों की वजह से, सड़क साफ नहीं हो रही है लोगों की वजह से, सड़क पे कूड़ा है लोगों की वजह से, एयर क्लीन नहीं है लोगों की वजह से, तो ये लोग कौन है? ये लोग हम ही लोग हैं। अगर हम अपने पहला कदम हम उठाएंगे तो हमें देख के शायद दूसरे भी ऐसा करें और आगे आने वाली जनरेशन को हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो भाई दैट इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक ऐसा चैप्टर है, ये डायलॉग तुम लोग सबने सुना होगा कि भाई मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो भाई ये चैप्टर ऐसा है कि तुम इसको भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी, और बाकी का जो भी है भाई वो तुम फ्रेम कर लेना, ठीक है। तो भाई ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमें बहुत सारी सीख देता है कि कूड़ा अच्छे से फेंकना चाहिए। बगल वाली आंटी को भी बता दो कि अच्छे से फेंके कूड़ा, अलग अलग करके फेंके, और इन्वायरमेंट का भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और भाई आप लोग फ्यूचर जनरेशन हो, आप हमारे फ्यूचर को बनाने वाले हो, देश के भविष्य को बनाने वाले हो, तो आप लोग भाई कुछ ऐसी तरक्कियां करो, मतलब मैं भी फ्यूचर हूँ भाई देश का, मैं फ्यूचर बना रही हूँ ठीक है। तो मेरा बताना ये फर्ज होता है आप लोगों को कि भाई आप लोग कुछ ऐसा काम करो जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, और आप लोग डेवलपमेंट करो, आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनो, और ऐसे डेवलपमेंट करो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, विदाउट द हार्म ऑफ एनवायरमेंट, आप ऐसे डेवलपमेंट करो। चलो भाई बेस्ट विशेस। और भाई आज से कुछ लगभग 1 महीना ही बचा है भाई, जम के प्रिपरेशन करो और भाई बोर्ड्स एग्जाम में तोड़ के आओ। ऑल द बेस्ट। और ये एग्जाम मतलब ये जो चैप्टर है वन शॉट है भाई, इसमें जितने भी डाउट हैं प्लीज़ मुझे कमेंट से बताओ, और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग बैक बेंचर सीरीज, मतलब एक ही चैप्टर बचा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको कंप्लीट करने के बाद जितने भी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए चैप्टर निपटाओ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दैट इज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।